थर्ड होता है एएमजी 3, ठीक है। एएमजी 3 मतलब ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप 3, ठीक है, जिसमें आते हैं ये वाटर रिसोर्सेज से कंसर्न जितने डिपार्टमेंट हैं, और दूसरा एक आता है एग्रीकल्चर, फूड एंड एलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चर और फूड और एलाइड सर्विसेज से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, वो सारे आते हैं इसमें। एएमजी इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, लोग जो है वो मैं तो कहूँगा अगर ऑडिटर आपको मिल रहा है होम टाउन, ठीक है, तो आप ये छोड़ सकते हैं। मतलब साउथ में अगर जाना है, केरला या तमिलनाडु, अगर आप नॉर्थ के हो, तो वहाँ अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, तो आप नॉर्थ में ऑडिटर अगर मिल रहा है तो आप। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो मैं विवेक राही आज आपको ऑडिटर इन सीएजी के बारे में बताने वाला हूँ। सीएनएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। उसमें जो ऑडिटर की पोस्ट होती है 2800 ग्रेड पे, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सिलेक्शंस कैसे होते हैं। खैर आप लोग को पता भी है बहुत सारी चीज़ें, बट जॉब प्रोफाइल एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि एक्चुअली उनका काम क्या होता है और काम कितना हेक्टिक होता है। क्या वर्क लाइफ बैलेंस हो पाता है, क्या ट्रांसफर्स भी हैं इसमें, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टूरिंग भी होता है इसमें। टूर पे जाया जाता है, कितने दिन के लिए जाया जाता है, क्या पर्क्स मिलते हैं, फिर आपका प्रमोशंस का क्या एस्पेक्ट्स है और सैलरी कितना मिलता है, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमारा प्रीवियस आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ये स्क्रीन पे टैक्स असिस्टेंट का वीडियो देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद मैंने असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी बनाया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन पे, ठीक है। तो सिलेक्शन आप लोग को पता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सिलेक्शन पे। सिलेक्शन जो है वो एसएससी का एक सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका एक प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। आप लोग को पता होगा, नए के अकॉर्डिंग पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता होगा क्योंकि आप लोग यार एसएससी के स्टूडेंट हो, ठीक है। ज्वाइनिंग के प्रोसेस में जब होता है, इसमें कोई मेडिकल फिजिकल नहीं होता है, इसमें टाइपिंग भी उतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हाँ, पहले सीपीटी भी नहीं था, बट अब तो सीपीटी एक्चुअली कंप्यूटर का ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले था कि सीपीटी क्वालिफाई भी नहीं करे तब भी चलेगा। अभी क्या है, एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पार करना होगा, एक जो ओबीसी और जनरल के लिए 15 नंबर है, और सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 नंबर है, और जनरल के लिए आपका 18 नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, छोटा सा मेडिकल टेस्ट, वो भी आपके सदर अस्पताल से ही बुलाया जाएगा करवाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे जाइएगा आप, जाके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा प्रॉपर, आपका जिस भी जगह पे ज्वाइनिंग होता है। आते हैं हम लोग सैलरी पे। सैलरी जो है आपका, आपको पता है ये 2800 ग्रेड पे का लेवल 5 का जॉब है। 7th सीपीसी के अनुसार लेवल 5 का जॉब जो है वो 29,200 के बेसिक से स्टार्ट होता है। 29,200 का बेसिक पे है। उस पे अगर डीए कैलकुलेट करें तो अभी जो डीए चल रहा है 42% चल रहा है, जो कि 12,264 आता है। अगर एचआरए कैलकुलेट करें तो एचआरए जो है, अगर एक्स सिटी का कैलकुलेट करते हैं तो 7,884, जो कि 27% है एक्स सिटी में। और उसके बाद आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, जो कि 3600 है एक्स सिटीज़ में। वाई और जेड सिटी में 18,1800 होता है। और उसके बाद एक टीपीटी अलाउंस होता है, जो कि 3600 का 42% है, जो कि 1512 के आसपास आता है, ठीक है। टोटल मिला के आपको जो सैलरी, ग्रॉस सैलरी होगा वो 54,460 के आसपास होगा, जिसमें से अगर कुछ माइनस कर दे डिडक्शंस, जैसे एनपीए हुआ, सीजीएच हुआ, सीजीईआईएस हुआ, आपका वहाँ यूनियन चार्जेस कुछ कटेगा, कुछ प्रोफेशनल टैक्स कटेंगे, ठीक है, जो 200 पर मंथ कटते हैं, ठीक है। तो आपका जो मोटा मोटी सैलरी होता है वो 49,750 के अराउंड या 760 के अराउंड आता है। यानी अप्रॉक्स मान के चलो कि अगर 200 और प्लस कर दें हम, तो ये अप्रॉक्स 50,000 के आसपास आएगा। तो 50,000 इन हैंड सैलरी होगा आपका। ये इसका सैलरी हो गया, ठीक है। सैलरी के अलावे जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, वो आपका सीजीएचएस कार्ड, जो कि हेल्थ बेनिफिट के रूप में काम करता है, आपका पेंशन्स हो गया, ठीक है। आपको एलटीसी मिलता है होम टाउन के लिए, और फिर 4 साल में एक ब्लॉक पीरियड में एक बार कहीं जाने के लिए आपको एलटीसी मिलता है। तो वो सब भी आप सुविधा उठा सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सैलरी स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। आते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल पे। देखिए, मोस्टली अगर जॉब प्रोफाइल का बात करें तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं ऑडिटर इन सीएजी या ऑडिटर इन सीजीडीए का बात करूँ, तो इसके जॉब प्रोफाइल को समझना ही, मतलब इतने जगह काम होता है कि इसको समझना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि आप रिटायर हो जाओगे लेकिन आप सारे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाओगे, इतना सारा इसका विंग है, ठीक है। लेकिन मोस्टली मोस्टली अगर देखा जाए तो इसको जनरली 5 कैटेगरी में बाँटा गया है, जिसको हम लोग ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वो जनरल में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर में भी जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, वाटर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, मतलब बहुत जगह जाते हैं। लेकिन इन सभी को ना 5 कैटेगरी में बाँट दिया गया है कि मतलब आप किस एएमजी में जाना चाहते हो, या किस एएमजी में आप काम कर रहे हो। एएमजी बोले तो ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप, तो ऑडिट मैनेजमेंट 1, 2, 3, 4, सॉरी मैं 5 बोल दिया, 4 में बाँटा जाता है। इसको 4 कैटेगरी में बाँटा जाता है, एएमजी। एएमजी मतलब ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप। तो 4 कैटेगरी में जो बाँटा जाता है, अगर पहला कैटेगरी देखें, तो पहला कैटेगरी में आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ एंड वेलफेयर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो जनरल जो आपका ये होता है,
जनरल जो सैलरी बनता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, जो पेंशन्स होते हैं, ठीक है, बिल्स वगैरह, ये सब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, जहाँ एडमिन सेक्शन संभाला जाता है। हेल्थ एंड वेलफेयर हुआ, जहाँ पे छोटा-मोटा हॉस्पिटल्स वगैरह का ऑडिट हुआ, या फिर और भी मेडिकल बिल वगैरह हुआ, ठीक है, तो ये सब जगह होता है, वो एमजी 1 ग्रुप में आते हैं। एमजी 2 में बात करूँ तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड वगैरह जा रहा है, ठीक है, उसका ऑडिटिंग करना होता है, उसका मतलब ऑडिट करना होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, ठीक है। तो उसमें और अर्बन डेवलपमेंट में भी जो भी फंड आते होंगे, उसका ऑडिट करना होता है कि पैसे कहाँ खर्च हुए, कहाँ खर्च नहीं हुए। सबसे पहले तो सीएजी का काम तो यही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंड जा रहा है, ठीक है, तो उस पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंड जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद ही में किसी-किसी डिपार्टमेंट को, तो देखा जाए कि ये फंड जो है, वो उसका बढ़िया से अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं, और अकाउंटिंग हुआ है तो उस पे ऑडिट करना ही मेन काम है, ठीक है? कि उसका ऑडिट करना है कि सामान जो है वो, या पैसा जो है कितना खर्च हुआ, कितना मतलब कहाँ-कहाँ खर्च हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ गलत खर्च हो गया है, या कुछ ऐसा तो नहीं जो जिस पैसे का कोई महत्व ही नहीं है, मतलब जिस पैसे का कोई लेखा-जोखा ही नहीं है, ठीक है? तो यही पकड़ना एक सीएजी का काम होता है, ठीक है? उसके बाद एक थर्ड होता है एएमजी 3, ठीक है? एएमजी 3 मतलब ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप 3, ठीक है? जिसमें आते हैं ये वाटर रिसोर्सेज़ से कंसर्न जितने डिपार्टमेंट हैं, और दूसरा एक आता है एग्रीकल्चर, फूड एंड एलाइड सर्विसेज़। एग्रीकल्चर और फूड और एलाइड सर्विसेज़ से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है? वो सारे आते हैं इसमें एमजी 3 में। और एमजी 4 जो हुआ, जो कि ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप 4 है, उसमें आता है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और उसके बाद कल्चर एंड टूरिज़्म इसी में आता है। मतलब कल्चर हुआ, टूरिज़्म हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन बोले तो आपका जितने भी स्कूल्स होंगे, ठीक है, वो सब आएँगे एमजी 4 में। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जितना भी होगा, सब एमजी 4 में आएगा। कल्चर और टूरिज़्म सेक्शन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो भी होगा, ठीक है, तो वो भी एमजी 4 में आएगा। तो ये सब अलग-अलग, अलग-अलग 4 तरह के ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। और भी कुछ मैं मिस कर रहा हूँगा, ठीक है, आप एक बार नेट पे चेक कर सकते हैं। मोस्टली ये ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ-कुछ और हो सकता है कि वो 1-2 डिपार्टमेंट से छूट गया हो तो, लेकिन जनरली यही है, ठीक है। तो एमजी 1, 2, 3, 4 ये 4 तरह का डिपार्टमेंट है। इन चारों में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। इसके अलावे भी पोस्टिंग हो सकता है, जैसे आपका इंटरनल जो आपका मतलब ऑफ़िस का ही इंटरनल चीज़ है, जैसे रिक्रूटमेंट हुआ, और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे सैलरी बनता है, जहाँ पे सर्विस बुक रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ भी आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। आप किसके अंडर काम करोगे, तो ये याद रखना, आप डबल एओ के अंडर काम करोगे, और आप सीनियर मतलब डबल एओ या फिर एओ बोल सकते हैं उसको, ऑडिट ऑफिसर के अंदर आप काम करोगे, ठीक है। उसके अंडर ही काम करना होगा, ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है। वर्कलोड का अगर बात करें तो वर्कलोड देखो उतना तो नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते आपके काम से आप बच सकते हो एकदम। लेकिन हाँ, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग का मेन काम है, क्योंकि जो भी ऑडिटिंग होता है, अगर कुछ भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस होता है, देखिए होता क्या है ना कि किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का जब ऑडिट करने जाइएगा, दैट इज़ नोन एज़ ये रेवेन्यू ऑडिट, ठीक है? एक डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट होता है और एक डिपार्टमेंट का रेवेन्यू ऑडिट होता है, ठीक है? तो किसी भी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू ऑडिट करके जाएगा, तो उसमें से कुछ गलतियाँ खोजेगा। तो अगर मान लीजिए आपको गलती मिल गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा रिपोर्ट तैयार होता है कि ये मैंने गलती फाइंड आउट किया, इस तरह से ये गड़बड़ी था। तो उसका एक पूरा रिपोर्ट तैयार होना, मतलब एक टाइपिंग होना, और पूरा एक ड्राफ्ट तैयार होना होता है कि मतलब वहाँ ड्राफ्टिंग स्किल चाहिए आपको कि किस तरह से रिपोर्ट, क्योंकि वही रिपोर्ट फिर पेश किया जाता है, मतलब फिर सेंट्रल को दिया जाता है रिपोर्ट बना के कि ये गलती मैंने फाइंड आउट की, और ये जो है पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं कि ऐसे गड़बड़ी हो रहा था, इतना-इतना हम लोगों ने ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया वगैरह-वगैरह। तो ये सारा रिपोर्ट बनता है जाके, और उसका एक पूरा तैयार होता है, एक नोटबुक टाइप का तैयार होता है, ठीक है? तो ये सब स्किल्स आना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे जो लोअर मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि डबल एओ से ज़्यादा काम जो करते हैं वो ऑडिटर ही करते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑडिटर को नॉलेज भी उस हिसाब से अच्छा होता है। इनफैक्ट डबल एओ से भी अच्छा होता है। कुछ-कुछ पुराने-पुराने ऑडिटर हैं जिनका डबल एओ से भी मतलब ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग वगैरह वही कर रहे हैं, बैक ऑफिस में वही काम कर रहे हैं, क्लर्कियल वर्क, फाइल वर्क सारा वही देख रहे हैं। दूसरा एक फाइल वर्क होता है। फाइल वर्क में आपको पता है कि मतलब कंसर्न जो जो भी कॉपी है उसको उस फाइल में लगाना, या फिर फाइलिंग प्रॉपर करना, या आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा फाइल कहाँ है। इसके लिए जनरली एक एमटीएस प्रोवाइड होता है आपको, लेकिन कहीं-कहीं अगर नहीं होता है तो वहाँ आपको ही करना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो आपके अंडर कोई एमटीएस है तो आप एमटीएस को ये सब चीज़ करने के लिए दे सकते हो। लेटर वगैरह रिसीव करना, उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है। देखो, जैसे आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे आरडीडी है, उसका एक ऑडिट का पूरा देख रहे हो, ठीक है? उस डिपार्टमेंट में। तो उसमें भी आपका एक विंग बँटेगा, ठीक है? जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें कुछ फंड्स का होगा, कुछ अकाउंट्स का होगा, कुछ ऑडिट का होगा, कुछ-कुछ का होगा, कुछ-कुछ का होगा, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़, तो आपके पास एक कुछ ख़ास ही चीज़ का आएगा। जैसे मान लो कि हम एजुकेशन का लिए, तो एजुकेशन में पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है? तो कहाँ से आ रहा है उसका अलग, कहाँ खर्च हो रहा है उसका अलग। तो आपको कोई एक सेक्शन दे दिया जाएगा कि आप जो है ना इनका देखो, या
किसी और को दीजिएगा तो बस आप आउट का देखो या आप कुछ जो है वो कोई दूसरा चीज़ देखो, ठीक है? तो एक बहुत बड़े केस में भी अलग-अलग तरह के फाइल मेंटेन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ पूरा केस दे दिया जाए। उस केस का एक पार्ट भी दे दिया जा सकता है और उस पार्ट से जनरली रिलेटेड जो भी चीज़ होगा ना, वो आपको ही देखना होगा, ठीक है? तो ये सब डाइवर्सिफ़ाइड वर्क है, जो कि डबल ए मतलब ऑडिटर को करना पड़ता है। काम ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ है, कंधे पे ज़िम्मेदारी तो है। और अगर आप यार ये सोच रहे हो कि मतलब बड़ा बाबू तरह से बन के रहें, तो अब तो वो ज़माना गया, ठीक है? आपको तो काम तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी देखें तो आजकल और आजकल बच्चे भी वैसे ही आ रहे हैं, मतलब जो भी नया-नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो मतलब इनफैक्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं काम करने में। उनको अच्छा नॉलेज भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो तो कंप्यूटर कुछ-कुछ एडवांस एक्सेल सीख के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये रहा आपका डाइवर्सिफ़ाइड वर्क। टोटल मैं बता दिया एएमजी के बारे में, ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में, टोटल 4 तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है? ये 4 तरह के ग्रुप में कैसे-कैसे डिवीज़न है, ये भी मैं बता दिया। काम जो है, यही आपका मेन है ड्राफ्टिंग का और आपका फाइलिंग का, ठीक है? उसके अलावा और भी कुछ काम है, कभी-कभी आप टूर पे जाते हैं, टूर पे जाएँगे तो जनरली आप डबल एओ या एओ जो होते हैं, उनका हेल्प करने के लिए जाते हो, ठीक है? तो टूर में आप जब भी जाते हो ना, तो आप देखो देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक स्टिपेंड मिलता है, टूर में जब भी जाते हैं ना तो हम लोग को स्टिपेंड मिलता है, कितना? लेवल 5 में हो अगर, तो आपको फूड के लिए ₹500 मिलेगा और एकोमोडेशन जो भी आप रहने रहने वगैरह के लिए आपको 450 के आस-पास मिलता है। मतलब मान के चलो कि आपको ₹950 आपको पर डे के अनुसार मिलता है, ठीक है? अगर आप 6 लेवल से 8 लेवल तक में हो, मतलब डबल एओ हो, तो आपको ₹800 मिलेगा फूड के लिए और ₹750 मिलेगा एकोमोडेशन के लिए, यानी लगभग ₹1550 मिलते हैं, ठीक है? और अगर आप ये लेवल 9 में चले जाते हो या उससे ऊपर, ठीक है? तो ₹900 आपको मिलता है फूड के लिए और 850 मिलता है आपको एकोमोडेशन के लिए, यानी ₹1750 मिलता है। तो इस तरह से आपको डेली अगर बाहर जाते हो तो आपको एकोमोडेशन में मिलता है, ठीक है? 500 प्लस अगर आप ऑडिटर हो तो 500 प्लस 450 ये आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा। तो ₹950 खर्च जनरली नहीं होता है, तो उसमें हो सके कुछ पैसे बच भी जाए, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि आप सैलरी के अलावा ही इतना रुपया आप कमा सकते हो, अगर बाहर कहीं टूर पे जाते हो तो। और टूर पे जाना ही पड़ता है कभी-कभी, लेकिन मतलब सीएजी में कभी-कभी, सीजीडीए में भी थोड़ा-थोड़ा जाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महीने में मान के चलो कि 5 से 10 दिन आपको जाना पड़ेगा। डबल एओ को थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता है, ठीक है? ऑडिटर को उतना नहीं जाना पड़ता है, लेकिन हाँ, फिर भी जाना पड़ता है, ठीक है? मान के चलो कि मैक्सिमम महीने में 10 दिन भी अगर गए तो ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, टूरिंग बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होता है, विद इन स्टेट्स ही होगा, ठीक है? तो ज़्यादा उसका भी परेशानी नहीं होगा कि बहुत दूर जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आते हैं इसके एग्ज़ाम्स पे, ठीक है? एग्ज़ाम कैसे-कैसे होते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप जब भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तो आपका डिपार्टमेंट का ये जो भी आप जाते हो तो आप एड हॉक ऑडिटर बन के जाते हो। मतलब ऑडिटर का जॉब आपका कन्फर्म नहीं हुआ रहता है। उस कन्फर्म होने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसको कहते हैं डीसीटी एग्ज़ाम। डीसीटी मतलब डिपार्टमेंटल कन्फर्मेशन टेस्ट, ठीक है? डिपार्टमेंटल कन्फर्मेशन टेस्ट एग्ज़ाम एक होता है, वो जनरली लोग एक पहला ही अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं, उतना कुछ खास मतलब मान के चलो आपकी 100% है कि आप पास कर ही जाओगे अगर आप सीजीएल निकाल के जा रहे हो। मान लो कि कोई होगा मतलब बहुत गंदा होगा पढ़ने में एकदम तभी नहीं वो निकाल पाएगा, लेकिन जनरली वो आसान ही होता है, आप निकाल लोगे, ठीक है? मतलब हर कोई निकाल लेता है, ठीक है? हर कोई निकाल लेता है, तो डीसीटी एग्ज़ाम जो है ना वो इमीडिएट एग्ज़ाम होता है, मैसेज जैसे जाए आप दे सकते हैं, ठीक है? 1-2 साल के अंदर निकाल लेंगे तो आप आपका 2 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर जब तक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा या आपको आपका पर्क्स जो है वो कम कर दिया जाएगा या आपका इंक्रीमेंट छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही चीज़ हो सकता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड को जो है ना एक्सटेंड करते रहेगा। आपका प्रोबेशन पीरियड को खत्म नहीं करेगा। मान लो डीसीटी एग्ज़ाम्पल आप 4 साल तक नहीं निकाले, तो 4 साल के बाद ही आपका प्रोबेशन पीरियड निकलेगा। मतलब जब 2 साल के बाद तक अगर पास कर गए हैं तो ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म, ठीक है? नहीं तो फिर प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हो सकता होता है और आपका जॉब जो है परमानेंट ऑडिटर नहीं कहलाता है। आप क्वैसी परमानेंट हो सकते हो वहाँ पे, ठीक है? दूसरा एक होता है एसएएस एग्ज़ाम। एसएएस एग्ज़ाम जो होता है 2 साल के बाद आप दे सकते हैं। एसएएस का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विसेज़ एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है? टोटल इसमें 9 पेपर होते हैं, पता ही होगा आपको जो डबल एओ के लिए होता है, ठीक है? और इसमें 2 साल के बाद आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट होता है। बट अगर 6 अटेम्प्ट में क्वालीफाई नहीं कर पाए तो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी आपको मिलता है, तो मान के चलो कि आपको टोटल 8 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है? लेकिन 8 अटेम्प्ट नहीं, 6 अटेम्प्ट में जनरली 6 अटेम्प्ट भी नहीं, लोग 1-2 अटेम्प्ट में निकाल ही लेते हैं, ठीक है? बहुत इंटेलिजेंट लोग एक पहला अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, लेकिन जनरली 2 दूसरे अटेम्प्ट में तो निकल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये एसएएस एग्ज़ाम होता है, ठीक है? एसएएस एग्ज़ाम क्यों होता है, वो समझने के लिए हमको प्रमोशन समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आते हैं प्रमोशन पे, ठीक है?
देखिए, ऑडिटर का जो प्रमोशन होता है वो मतलब इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ लोग जो है वो मैं तो कहूँगा अगर ऑडिटर आपको मिल रहा है होम टाउन, ठीक है? तो आप ये छोड़ सकते हैं मतलब साउथ में अगर जाना है केरला या तमिलनाडु अगर आप नॉर्थ के हो, तो वहाँ अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, तो आप नॉर्थ में ऑडिटर अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हो। मतलब मेरी राय से आप आपकी राय वो आपकी अपनी होगी, लेकिन ले सकते हो। रीज़न ये है कि यहाँ पे आप 2800 ग्रेड पे लगते हो। 2800 ग्रेड पे के बाद हर ठीक 3 साल में देखिए यही सीजीडीए में 6 साल पे है लेकिन यहाँ पे 3 साल में 3 साल पे आप बन जाते हो सीनियर ऑडिटर 4200 ग्रेड पे। 3 ही साल में आप बन जाते हो सीनियर ऑडिटर 4200 ग्रेड पे और उसके बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो 4600 ठीक है? और 4600 के बाद आप सुपरवाइज़र बन जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र 4800 ग्रेड पे। यहाँ जाके आप रिटायर कर जाओगे, ठीक है? अगर ये तब है जब आप एग्ज़ाम एकदम नहीं कुछ भी नहीं निकाले हैं, बस एक एग्ज़ाम दिए हैं डीसीटी जो डिपार्टमेंटल कन्फर्मेशन टेस्ट है उसके लिए। मतलब ऑडिटर देन सीनियर ऑडिटर, ठीक है? उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र देन सुपरवाइज़र, बिना एग्ज़ाम निकाले ये सब सारे प्रमोशन। अब आते हैं अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो, ठीक है? देखिए, जो भी एसएएस एग्ज़ाम होता है, एसएएस एग्ज़ाम जो होता है वो आप 2 साल के बाद कभी भी दे 2 साल में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ, आप डीसीटी पास कर गए, 2 साल के बाद आप कभी भी एलिजिबल हो जाओगे, कभी भी आप एसएएस एग्ज़ाम में बैठ जाओ। एसएएस एग्ज़ाम जो होता है वो हर साल होता है बट ये इधर जो है कोविड के चलते थोड़ा-सा 1-2 साल डिले हुआ था, ठीक है? तो अभी फिर से होने वाला है अप्रैल में ही शायद अप्रैल में होने वाला है अभी एसएएस एग्ज़ाम, फिर अगले साल भी अप्रैल में होगा, फिर उसके अगले साल भी अप्रैल में होगा। मतलब हर साल ये एग्ज़ाम होता है। हर साल एग्ज़ाम होता है तो आप इसका तैयारी करके अगर मान लो डबल एओ 2 साल के बाद या तीसरे साल निकाल लेते हो तो 3 साल में डायरेक्ट आप डबल एओ एसएस एग्ज़ाम पास करके। अब आप सोचो कि डायरेक्ट 2800 से कहाँ चले गए आप 4800 चले गए। कितने साल में? मात्र 3 साल में, ठीक है? मात्र के मात्र 3 साल में आप डबल एओ 3 साल भी नहीं 2 साल के बाद जब भी पास करते हो तो आगे वाला वैकेंसी जब भी होता है डायरेक्ट डबल एओ बन जाते हो आप। अब ये कितना अच्छा है, ठीक है? होम टाउन का होम टाउन भी और ये आपका 2400 से सॉरी 2800 से डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे हम चले जाते हैं डबल एओ के बाद। ऐसा नहीं है कि डबल एओ के बाद प्रमोशन रुक जाता है, डबल एओ के बाद भी प्रमोशन होता है, डबल एओ के बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका डबल एओ ही होता है बट पे बैंड चेंज होता है जिसको एमएसएपी लगना बोलते हैं, ठीक है? वो 5400 ग्रेड पे हो जाता है ठीक 4 साल के बाद। मतलब 2 साल तक आप 2 साल में क्या करोगे आप डबल एओ बन जाओगे या मान लो 3 साल में, ठीक है? उसके 4 साल में आप डबल एओ का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? पेमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है? पे लेवल 8 से पे लेवल 9 में चले जाते हो आप, जो कि होता है 5400 ग्रेड पे का। तो 5400 ग्रेड पे हो जाता है आपका कितने साल में? 7 साल में। तो 7 साल में सीधे आप 2800 से 5400 ग्रेड पे हो गए, समझ लो आप, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सीनियर डबल एओ कहलाते हैं या उसको एओ भी कहते हैं, ठीक है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर, ठीक है? ऑडिट ऑफिसर जो होता है ये भी 5400 ही होता है, लेकिन 5400 में 2 लेवल होते हैं, ठीक है? आप पे मैट्रिक्स देखोगे तो समझोगे 5400 में लेवल 9 और लेवल 10 होते हैं, तो ये लेवल 10 में आ जाता है, ठीक है? और सीनियर डबल एओ के बाद प्रमोशंस नहीं होता है जनरली, ठीक है? आप वहाँ तक रिटायर कर जाओगे। अगर हाँ, अगर कुछ कोटा लग जाए जैसे एससी-एसटी कोटा या आप बहुत छोटे उम्र में ही आप ऑडिटर लग गए हो, जैसे मान लो कि 21 या 22 साल जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट तुरंत आप ऑडिटर लग गए, तो एक प्रमोशन आप और सोच सकते हो, ठीक है? आपका ये असिस्टेंट का, ठीक है? असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं ना उसका, ठीक है? तो एक प्रमोशन और सोच सकते हो, उसके बाद तो प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है? वो भी रेयर कंडीशन में मतलब इतना मान के चलो कि सीनियर डबल एओ जो 5400 ग्रेड पे लेवल 10 है, लेवल 10 जो होता है वो फिर ग्रुप ए लेवल से आ जाता है, तो वहाँ तक तो आप बन जा सकते हो, वो आईआरएस के या जो ये यूपीएससी से आते हैं उनके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? तो ये प्रमोशंस का एस्पेक्ट हो गया, ठीक है? आगे आते हैं इसके ट्रांसफ़र्स के बारे में, तो देखिए इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाँ, इंटरनल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? मतलब एक विंग से उठा के दूसरे विंग में डाल दिया जाएगा, ऐसा तो होता ही है, हर 2 साल 3 साल पे होते रहता है, ठीक है? आपको एएमजी 2 से एएमजी 3 में डाल दिया जाए, एएमजी 3 से एएमजी 1 में डाल दिया जाए, वहाँ से एडमिन सेक्शन में डाल दिया जाए, वहाँ से बिल सेक्शन में डाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पूरा स्टेट चेंज कर दिया जाए, ठीक है? यानी ये कह सकते हैं कि ऑडिटर इन सीएजी हुआ, ठीक है? वो एक होम पोस्टिंग के लिए बेस्ट जॉब है। बेस्ट जॉब इसलिए क्योंकि आपको होम पोस्टिंग ही मिलेगा, ट्रांसफर्स नहीं होंगे। यही सीजीडीए में जो है एकदम ठीक उल्टा है, ट्रांसफर्स उसमें फ्रीक्वेंट होते हैं। खैर हम सीजीडीए का बहुत ज़्यादा बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने जस्ट मतलब नेक्स्ट तुरंत ही लाऊँगा मैं क्योंकि दोनों एक जगह बात करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है? आपको चीज़ें समझ में आती इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट करना सोचा, ठीक है? तो यहाँ मैं ऑडिटर इन सीएजी का ही बात करूँगा, ठीक है? तो ये आपका पूरा ऑडिटर इन सीएजी का हुआ, मैं प्रमोशन बता दिया, ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसफर हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि इंटर स्टेट ट्रांसफर मतलब हो सकता है, मान लो कोई दिल्ली का है, उसको पटना जाना है, ठीक है? तो ये हो सकता है बट एक कंडीशन पे म्यूचुअल ट्रांसफर अभी ऑन है, ठीक है?
म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोले तो मान लीजिए कि पटना का कोई आदमी है जिसको दिल्ली का कोई आदमी है जो पटना में काम कर रहा है, उसको दिल्ली जाना है और पटना का कोई आदमी है जो दिल्ली में काम कर रहा है, उसको पटना जाना है। तो ये लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अपना रिक्वेस्ट डालेंगे और ये लोग का आपस में रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसको इसके जगह यहाँ भेज दिया जाएगा और दिल्ली वाले को पटना भेज दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना? आपकी जगह वो चले जाएँगे, उनके जगह आप चले जाएँगे, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि काम भी हैम्पर नहीं होगा और ट्रांसफ़र भी हो जाएँगे। चलिए तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो सके आप मिस कर दें नहीं तो, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो आपको पता है मैं कमेंट को रिज़ॉल्व करता हूँ, हमेशा अपने कमेंट्स का रिप्लाई देते रहता हूँ, ठीक है? तो आप कमेंट कीजिएगा बिल्कुल मेरे चैनल पे, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने वीडियो को। अगर आपको होम पोस्टिंग लेना है तो मैं फिर से बता दूँ कि होम पोस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है? आप ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह रहा हूँ। यहाँ तक कि सीजीडीए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएजी ही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत होम पोस्टिंग का चल रहा है, ठीक है? तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग 4600 ग्रेड पे मिल जाए, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑडिटर इन सीजीडीए का, वो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, इसलिए आप चैनल को लाइक और बेल बटन दबा के रखिए। चलिए बाय-बाय।